नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन शर्मा, आपका फाइनेंशियल कोच। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स में मॉड्यूल नंबर 4। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जो भी लोग मार्केट्स में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है कि वो सीधे इक्विटी शेयर्स खरीदें या वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाएं या वो म्यूचुअल फंड्स के ही एक प्रोडक्ट जिसका नाम है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, उधर इन्वेस्ट करें, या वो अपनी स्टार्टिंग IPO के ज़रिए, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र के ज़रिए प्राइमरी मार्केट्स में पार्टिसिपेट करके वर्कआउट करें। सो आज इस पूरे सेशन में हम समझना चाहेंगे कि किस तरीके से इक्विटी शेयर्स को हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ETF क्या होता है, उसको हम कैसे पार्टिसिपेट करें, और वो म्यूचुअल फंड के और दूसरे प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि इनिशियल पब्लिक ऑफ़र IPOs प्राइमरी मार्केट्स में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप किस तरीके से एक अच्छा IPO इवैल्यूएट कर सकते हो और उसमें पैसा लगा सकते हो। और सबसे आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किन लोगों के लिए बेस्ट सूटेबल है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इक्विटी शेयर्स, ETF और IPOs को। ये तीन ऐसे कोर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हर बिगनर को जानना ज़रूरी है। जब भी आप मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इक्विटी शेयर्स में जाना है या फिर मुझे ETF खरीदने हैं या फिर मुझे अपने IPOs में जर्नी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स, इसका मतलब है कि आप ओपन मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट्स में इक्विटी शेयर्स को परचेज़ करना चाहते हैं, आप पार्ट ओनर बनना चाहते हैं कंपनी के डायरेक्टली, और कंपनी इसके बदले में आपको या तो प्रॉफिट्स में शेयरिंग देगी जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, या कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने से जो आपको बेनिफिट होगा उसे हम कैपिटल गेन या प्रॉफिट्स आपको कहते हैं। ये थोड़ा रिस्की होता है बिकॉज हर शेयर को चूज़ करना, कौन सी कंपनी अच्छी है, आपके पोर्टफोलियो में कितनी जगह देनी पड़ेगी उस कंपनी को, ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिगनर्स के लिए। सो थोड़ा सा रिस्की है, बट इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है हाईएस्ट रिटर्न देने का ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, वेदर वो फंडामेंटल एनालिसिस हो या टेक्निकल एनालिसिस हो। और ये इस तरह के सिनेरियोस तब ज़्यादा अच्छे काम करेंगे जब आप लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करने का और पेशेंस रखने का मादा रखते हैं। उन लोगों के लिए इक्विटी शेयर्स वर्कआउट है। मतलब मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो लोग मार्केट्स में एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन लोगों को एनालिसिस या रिसर्च करना आता है, उन लोगों के लिए डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू ETF या IPOs। दूसरा कैटेगरी आता है जिसे हम कहते हैं ETF। ETF एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स है जो कि शेयर्स की तरह ही एक्सचेंज में ट्रेड होता है। इसको मैनेज करने वाले लोग बैकएंड में म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं। आप ETF की यूनिट को परचेज करते हो और वो यूनिट का जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स के पास जाता है और म्यूचुअल फंड्स उसको सेम इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं सो दैट आपको इंडेक्स के इक्विवेलेंट ही रिटर्न्स देखने को मिलता है। आप इसमें से किसी भी इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं या ETF के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो ब्रॉड इंडेक्स भी हो सकते हैं जैसे निफ्टी या सेंसेक्स, वो गोल्ड भी हो सकता है, वो बहुत सारे इंटरनेशनल जो इंडाइसेस हैं जैसे US में डाउ जोन्स है, हांगकांग में हैंग सेंग है, उन सभी को आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ETF। ETF में एक बेटर वे ये होता है कि वो एक शेयर्स की तरह ही डील करते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं और आप उन यूनिट्स को रियल टाइम प्राइसेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन सीधा सीधा मिल जाता है, हमें स्टॉक्स को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस भी बास्केट को परचेज कर रहे हैं उस बास्केट के जो भी जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो उसी अनुपात में इन्वेस्ट हो जाएंगे। आप इसे कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं और ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है एक नए इन्वेस्टर के लिए जो कि पैसिव इन्वेस्टर है, जिसको एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना मार्केट के अंदर, वो ईजीली ETF के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके बाद में थर्ड प्रोडक्ट आता है जिसे हम कहते हैं IPOs। IPO
एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि लंबे समय तक नहीं जाना है। एक कंपनी फर्स्ट टाइम पैसा रेज करना चाहती है जनरल पब्लिक से, वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू आईपीओ लेके आएगी, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आएगी, और आप उसमें अप्लाई करके, ब्रोकर के थ्रू आप उसमें अप्लाई करके इजीली उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होता है, जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स कंपनी ने मांगे हैं, अगर आप उससे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं सभी लोग मिलके, तो उनका लॉटरी सिस्टम होगा, और उस लॉटरी सिस्टम में अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। अलॉटमेंट लॉटरी के थ्रू होगा। लिस्टिंग डेट के दिन लिस्टिंग का प्राइस डिस्कवरी होगा, वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड होगा, और उसके बाद में ये ओपन हो जाएगा मार्केट के लिए। आईपीओज में भी जाने से पहले आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है उस कंपनी के बारे में, जिससे आप बेस्ट आउटपुट ले पाएँ, आप ये समझ पाएँ कि आपको उस आईपीओज में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। जितनी भी सारी कंपनीज आती हैं आईपीओज के अंदर, वो सभी प्रॉफिटेबल होंगी, वो सभी आपको लिस्टिंग में गेन देंगी, ऐसा नहीं है। इसलिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है आईपीओज के लिए। सो आई होप सो आपको तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा। इक्विटी शेयर्स ब्रॉडली उन लोगों के लिए है जो मार्केट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या डायरेक्ट कंपनी के ही इंडिविजुअल स्टॉक्स को परचेज़ करना चाहते हैं। ETF वो लोग हैं जिनको अभी इतनी नॉलेज नहीं है या वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बट वो स्टॉक सिलेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि एक बास्केट हम परचेज़ कर लें शेयर्स की तरह, अपने डीमैट में रखें, उसको कभी भी परचेज़ कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। तीसरा केस हमने समझा आईपीओ के बारे में। जो भी लोग फ्रेश आईपीओज प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं धीमा धीमा, वो आईपीओज को थोड़ा सा रिसर्च करके उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो सबसे पहला जर्नी होना चाहिए आईपीओज, फिर ETF, और फिर थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो इक्विटी शेयर्स। सो चलिए अब जानते हैं इक्विटी शेयर्स को थोड़ा डिटेल में। यस, सो इक्विटी शेयर्स का मतलब है कि आप किसी भी कंपनी के पार्ट ओनरशिप या उसके शेयर्स लेके आप बैठे हैं। जैसे आपने अगर रिलायंस इंडस्ट्री का एक भी शेयर ले रखा है तो आप उसके पार्ट ओनर हैं, चाहे से वो स्मॉल साइज़ पे हो या बड़े साइज़ का स्टेक हो। एक सिंगल शेयर भी इक्विवेलेंट राइट्स देता है शेयर होल्डर को बड़े प्लेयर्स के बराबर। सो क्या क्या राइट्स हैं शेयर होल्डर्स के, वो समझने की कोशिश करेंगे। एक तो डिविडेंड इनकम, जो भी कंपनी का प्रॉफिट है, जो भी कंपनी क्वार्टरली या एनुअली अपने रिपोर्ट कार्ड्स दे रही हैं या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी कर रही है, उसके बाद में अगर मैनेजमेंट को लगता है कि वो कुछ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांटना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिविडेंड इनकम। ये पूरा का पूरा राइट मैनेजमेंट का है। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि वो पैसा नहीं बांटना और री इन्वेस्ट करना है कंपनी के अंदर, तो वो भी हो सकता है। दूसरा है कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर कंपनी अच्छा ग्रो करेगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अच्छे प्रॉफिट्स देगी, उसकी सेल्स बढ़ेगी, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी, तो कंपनी के शेयर प्राइस भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ेंगे, और वो प्राइस बढ़ने से हमारे शेयर्स में जो प्रॉफिट होगा उसे हम कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। तीसरा है वोटिंग राइट्स भी आपको मिलते हैं। कंपनी के अंदर अगर कोई मेजर डिसीजंस हैं जो होना है जिसमें शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए, तो आपको वोटिंग राइट्स भी मिलेगा। एनुअल रिपोर्ट्स आपको मिलेगी, सालाना कंपनीज कौन कौन से उन्होंने क्या किया, उनकी बैलेंस शीट्स, उनके प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चल रहे हैं, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उन सब की जानकारी आपको एनुअल रिपोर्ट्स में मिलेगा। प्लस अगर आगे जाके कंपनी अपने शेयर्स के बदले कुछ और कॉर्पोरेट एक्शन करने वाली है, जैसे बोनस देने वाली है, या कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और पैसा जुटाने के लिए राइट इश्यूज लाना चाहती है, तो उसके अंदर भी आपको हिस्सेदारी मिलेगी। सो शेयर होल्डर बनने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो सपोज कैसे आपको रिटर्न्स मिलेंगे इक्विटी में, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई एक शेयर लिया, एक शेयर का वैल्यू था 1000 रुपये मार्केट प्राइस। आज कुछ समय के बाद, 3 साल के बाद में उस शेयर का प्राइस है 1850 रुपया। तो आपने
शेयर बढ़ने से कितना प्रॉफिट अर्न किया, 850 रुपया, प्लस इस 3 साल के दौरान में आपको 120 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। सो टोटल रिटर्न आपको कितना मिला 3 साल में, 850 प्लस 120, मतलब टोटल रिटर्न आपको 3 साल में मिला 970 रुपया। आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 1000 रुपया। इसका मतलब है कि आपको टोटल 97% का रिटर्न मिला ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। और अगर 3 साल की जर्नी को देखा जाए तो सालाना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको मिला 25% का। सो आपको 25% का रिटर्न मिला उस शेयर के अंदर। सो इस तरीके से लोग अपना इक्विटी रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। वो डिविडेंड और कैपिटल गेन दोनों को जोड़ के अपना टोटल रिटर्न निकाल पाते हैं। आई होप सो आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टूवर्ड्स ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जिन भी लोगों को स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करनी है और वो एक्टिवली मार्केट्स को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं विदाउट डूइंग एक्स्ट्रा होमवर्क, तो उनके लिए सबसे अच्छा टूल है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक बास्केट है, एक इंडेक्स को फॉलो करता है और जो भी इंडेक्स का प्राइस आज मार्केट में चल रहा है उसी से ही उसकी प्राइस डिराइव कर ली जाती है। बैकएंड में म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो उसी बास्केट का एक इंडेक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ शेयर्स जिस वेटेज में है वो उसी वेटेज में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इसको मैनेज करना और इसके जो कॉस्टिंग्स या इसकी जो खर्चे हैं वो काफ़ी कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट्स एंड नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स। सो ETF एक बहुत अच्छी शुरुआत है मार्केट्स में प्ले ऑन करने के लिए। आपको फ्रीडम है, आप कभी भी बाई कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। आप जितने भी पॉपुलर इंडाइसेस हैं, इंडेक्स हैं, सेक्टर इंडेक्स हो या थीमेटिक इंडेक्स हो या ब्रॉड इंडेक्स हो, उन सभी के ऊपर आज की तारीख में ETF अवेलेबल है और बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से आप मार्केट्स को बहुत ही इजी वे में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ETF में सबसे पहले ETF काम कैसे करता है ये समझना पड़ेगा। सो ETF में सबसे पहले फंड हाउस एक इंडेक्स को पिकअप करता है। उस इंडेक्स में जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसी नंबर ऑफ शेयर्स को, जितने नंबर ऑफ शेयर्स जिस वेटेज में है उसी को बेस मानते हुए उसकी जो भी इंडेक्स की वैल्यू चल रही है आज मार्केट के अंदर लाइव, उसी से वो अपने यूनिट की प्राइस तय करता है। फिर वो उन यूनिट्स को इशू करता है एक्सचेंजेस के अंदर। जैसे शेयर्स इशू होते हैं वैसे ही ETF की यूनिट्स भी इशू होती हैं मार्केट के अंदर। वो मार्केट के एक्सचेंज में जाके एक शेयर की तरह लिस्ट होती है और वहाँ से लोग उस ETF यूनिट को परचेज या सेल कर सकते हैं। ये जनरली अगर कोई भी इंडेक्स वैल्यू जिस भी प्राइस पे चल रही है उस वैल्यू का प्रोपोर्शनेट वैल्यू वो डिनोट कर देते हैं ETF यूनिट की प्राइस के हिसाब से और आप उसको इजीली परचेज कर सकते हैं। प्राइस वैसे ही मूव करेगी जैसे इंडेक्स वैल्यू मूव करती है। अगर आज निफ्टी 24,000 चल रही है और मान लीजिए एक यूनिट 1/100 है तो 240 रुपये का एक यूनिट होगा। कल अगर प्राइस 24,000 से बढ़ के 25,000 हो जाती है तो आपका यूनिट वैल्यू 240 से बढ़ के 250 रुपये पे हो जाएगा। सो जैसे जैसे इंडेक्स मूव करेगा, जैसे वो नीचे गिरे या ऊपर बढ़े, उसी के हिसाब से आपकी ETF यूनिट की प्राइस भी बढ़ेगी और घटेगी। आप इसको म्यूचुअल फंड की तरह कोई लॉक इन नहीं होता, आप इसको कभी भी परचेज करो, कभी भी सेल करो। ओपन मार्केट में जब आपकी इच्छा हो तब आप उसको परचेज सेल कर सकते हो। अगर आप पॉपुलर ETF इंडिया में बात करेंगे तो जैसे निफ्टी 20, ये निपॉन म्यूचुअल फंड कंपनी का प्रोडक्ट है। 20 एक बेंचमार्क म्यूचुअल फंड है जिसको अब निपॉन ने ले लिया है और 20 से सारे ETF निपॉन के कहलाते हैं। ऐसे ही SBI का भी आपको ETF मिल जाएगा, HDFC म्यूचुअल फंड का भी आपको सेंसेक्स ETF मिल जाएगा। ऐसे ही निपॉन का आपको गोल्ड ETF भी मिल जाएगा। जो भी गोल्ड की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में चल रही है उसी प्राइस का यूनिट हिस्सा जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। और आप चाहें तो बाहर के जो इंडाइसेस हैं जैसे नेस्डेक, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने नेस्डेक 100 को ले रखा है, आप उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसकी यूनिट का प्राइस भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे 240 रुपये प्रति यूनिट
निफ्टी 20 का है 240 रुपये प्रति यूनिट, SBI ETF निफ्टी 50 का है 760 रुपये प्रति यूनिट सेंसेक्स का है, क्योंकि सेंसेक्स अभी 76,000 चल रहा है। निपॉन गोल्ड आपको 62 रुपीज़ में मिल जाएगा, इसका मतलब 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। और नेस्डेक 100 आपको 1100 रुपये यूनिट पे मिल जाएगा। नेस्डेक 100 अभी 11,000 चल रहा है, तो वो आपको 1100 रुपये यूनिट पे अवेलेबल हो जाएगा। सो बहुत ही ईजी वे में आप इंडेक्स को डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको चाहिए। सो अब हम डायरेक्टली एक डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट स्टॉक का, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स का और ETF का, इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट स्टॉक आप कंपनी का एक सिंगल स्टॉक भी परचेज कर सकते हैं एक्सचेंज के अंदर जाके। ETF का भी आप एक यूनिट परचेज कर सकते हैं एक्सचेंज के अंदर जाके। बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो है वो यूनिट्स को पूल्ड फंड्स में लेके जाएगा, मतलब वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्ट होगा, उसकी NAVs भी जो भी म्यूचुअल फंड्स के पूल होंगे, कैपिटल होगा, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। बट ETF डायरेक्टली एक यूनिट आपको एक्सचेंज के अंदर मिल सकता है, जस्ट लाइक शेयर्स। डाइवर्सिफिकेशन, सिंगल कंपनी का कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, वो रिस्कियर है थोड़ा सा। इसके अलावा इंडेक्स पूल फंड 50 शेयर्स का इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे और ETF भी आपको इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन करके दे देगा। अगर मुझे शेयर्स खरीदने हैं तो मुझे ब्रोकर्स के थ्रू एक्सचेंज की वेबसाइट पे एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स में आप AMC से डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी डायरेक्ट भी यूनिट्स इशू करती है। और ETF आप ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे आप शेयर्स को परचेज करते हैं। मिनिमम अमाउंट एक शेयर का जो भी वैल्यू होगा वो आप परचेज कर सकते हैं। ETF में भी जो एक वैल्यू होगा, एक यूनिट होगी, उसका परचेज कर सकते हैं। बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड में एक यूनिट का जो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो आप प्लान आउट कर सकते हैं। क्या सिप हो सकता है? यस, डायरेक्ट स्टॉक्स में भी सिप हो सकता है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी हम हर महीने मंथली सिप कर सकते हैं। और ETF के अंदर भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि आपको सिप करके दे सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें हर दिन परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, हर महीने हमारे बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा और जो भी शेयर या जो भी म्यूचुअल फंड या जो भी ETF हमें चाहिए वो हमारे बास्केट में आ जाएंगे। ये एक डिसिप्लिन तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। रियल टाइम प्राइस का बेनिफिट किस में मिलेगा? डायरेक्ट स्टॉक्स में मिलेगा, ETF में मिलेगा, बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड हर दिन के एंड पे जो भी उनकी पोर्टफोलियो वैल्यू होती है उसी से वो अपनी NAV कैलकुलेट करते हैं। सो मैं कह सकता हूँ कि लिक्विडिटी थोड़ी सी इंडेक्स में कम है, बट ETF और डायरेक्ट स्टॉक्स में आप कभी भी बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। जो भी एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए तो अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में आपको ब्रोकर को ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, ETF में भी आपको ब्रोकर को ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से जाके परचेज कर सकते हैं, बट वो फंड मैनेजमेंट चार्जेस ज़रूर चार्ज करेगी आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। डीमैट की अगर बात करें तो डायरेक्ट स्टॉक्स में डीमैट की ज़रूरत होती है, ETF में भी डीमैट की ज़रूरत होती है, बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में डीमैट की कोई ज़रूरत नहीं है। किसके लिए बेस्ट होगा? एक्टिव जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए डायरेक्ट स्टॉक बेस्ट है। जो सिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर महीने उनके लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड बेस्ट है। और जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बास्केट्स में, कॉस्ट भी उनको बचानी है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट भी करना है, पैसिव इन्वेस्टर भी हैं, स्टॉक सिलेक्शन के चक्कर में भी नहीं फंसना चाहते, उनके लिए बेस्ट है ETF। सो चलो दोस्तों, हमने अभी तक समझा एक डायरेक्ट स्टॉक्स, ETF और इंडेक्स फंड। अब हम आते हैं अपने चौथे प्रोडक्ट पे जिसका नाम है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि कंपनी अपने कैपिटल रेज करने के लिए प्राइमरी मार्केट्स में लेके आती है और इसमें इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट शेयर्स अलॉट करने के लिए। IPO फर्स्ट टाइम कंपनी जो पब्लिक होने के लिए जा रही है उसे कहते हैं
इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कंपनी को आईपीओ लेके आना है तो वो से कुछ स्टेप प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहले जिस भी कंपनी को अपना आईपीओ लेके आना है, अपना कैपिटल रेज करना है, अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, वो सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सारा पर्पस ऑफ आईपीओ लाने का वो बताएगी सेबी को। सेबी उसको चेक करेगी कि वो रेगुलेटर है, वो उसको सब चेक करेगी, सारे डिपार्टमेंट से उसको चेक करवाएगी और फिर उसको अप्रूव करेगी कि वो कंपनी आईपीओ के लिए आ सकती है, वो जनरल पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है और उसके बाद में कंपनी लिस्ट करके सेकेंडरी मार्केट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। सेकंड, आईपीओ सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करके आईपीओ को अप्रूव करेगा, वो कितना फंड रेज कर सकती है और क्या प्राइस बैंड वो रख सकती है अपने शेयर का, क्या वैल्यू, क्या प्राइस रख सकती है, ये सब तय करेगा। सेबी उसको रिव्यू करेगा। फिर आईपीओ ओपन होगा 3 से 5 दिन के लिए। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के अगर एम्प्लॉयज़ के लिए भी अवेलेबल है तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं उस आईपीओ अलॉटमेंट के अंदर। ये ब्रोकर ऐप के थ्रू, डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू या असबा के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में लॉक हो जाता है। अगर आपको शेयर्स अलॉट हुए तो पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा, अगर अलॉट नहीं हुए तो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। अगर शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड है तो लॉटरी सिस्टम भी लगेगा। जनरली 5 से 6 दिन का समय लगता है आईपीओ खुलने से बंद होके और अलॉटमेंट प्रोसेस तक पहुंचने के लिए। उसके बाद में फाइनली हम लिस्टिंग गेन करेंगे। जिस दिन सेकेंडरी मार्केट में शेयर लिस्ट होंगे उस दिन आप कंपनी का शेयर मार्केट प्राइस लिस्ट कर सकते हो और कंपनी की डिमांड सप्लाई के ऊपर देखते हुए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं लिस्टिंग डे के दिन। पोस्ट लिस्टिंग के बाद में ये शेयर सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा और उसमें इन्वेस्टर वर्सेस इन्वेस्टर इजीली बाइंग सेलिंग कर पाएंगे सेकेंडरी मार्केट में थ्रू एक्सचेंजेस। एक्सचेंज आपको पता ही है, इंडिया में 2 एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आईपीओस, जितने भी सारे आईपीओस आते हैं पूरे साल भर में, क्या सारे आईपीओस ही प्रॉफिट देते हैं? क्या सभी कंपनीज में हमें पैसा लगाना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं। आईपीओ में पैसा लगाने के लिए आपको एनालिसिस और रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। किसी को भी अगर आईपीओ इवैल्यूएट करना है तो कुछ ग्रीन फ्लैग्स हमने दे रखे हैं, वो अच्छी चीज़ है, और कुछ रेड फ्लैग्स दे रखे हैं। आप चेक करिए कि आपकी कंपनी जिसमें भी आप पैसा लगाना चाहते हैं वो कंपनी में कितने ग्रीन फ्लैग्स और कितने रेड फ्लैग्स आ रहे हैं और उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि हमें आईपीओ में जाना है या नहीं जाना है। सबसे पहले ग्रीन फ्लैग्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला ग्रीन फ्लैग, जो भी कंपनी आईपीओ के लिए आ रही है उसके रेवेन्यूज़, उसकी प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 से 5 सालों के अंदर कंसिस्टेंट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। कंपनी एक स्टेबल कंपनी, एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स या कंसिस्टेंट रेवेन्यूज़ देने की कोशिश कर रही है। दूसरा, उस कंपनी के प्रमोटर्स, उस कंपनी के ओरिजिनल मालिक कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी एजुकेशन, क्या उन्होंने कोई पहले उनके ऊपर कोई रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड्स तो नहीं है, या उनके ऊपर कंपनी के ऊपर पहले कोई कार्रवाई तो नहीं की गई है, उन सबको समझना पड़ेगा। तीसरी बात, आईपीओ प्रोसीड्स जो भी आ रही हैं, जो भी आईपीओ के पैसे कंपनी रेस कर रही है, उसको वो कहाँ लगाएगी, उसको वो कहाँ इन्वेस्ट करेगी। क्या कंपनी ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अपने प्रमोटर्स अपना हिस्सा कम करने के लिए आ रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं प्रमोटर अपने पुराने किसी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट करने के लिए आ रहे हैं? हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी का जो आईपीओ का जो पैसा है वो पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चौथा इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी कंपनी मार्केट्स में अगर अपना आईपीओ लेके आ रही है और जो शेयर का प्राइस वो तय कर रही है वो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है या नहीं है। उसकी जैसी सिमिलर कंपनीज किस वैल्यूएशन पे चल रही है, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी थोड़ा प्रमोशन करके ज़्यादा पैसा आपसे या ज़्यादा वैल्यू आपसे चार्ज करना चाहती है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में
बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन चार्ज किया और उसके बाद में कंपनी 1-2 साल के अंदर ही लॉस मेकिंग, या जिन भी कंपनीज में आपने आईपीओ लगाया था और जिसमें वैल्यूएशन ज़्यादा चार्ज की गई थी वो रिकवर ही नहीं हो पाई, वो आगे और पैसा आपको दे ही नहीं पाई, उसने ज़्यादा प्रॉफिट्स 1-2 सालों में नहीं दिए। सो प्लीज़ जान के रखिएगा कि जो भी आईपीओ आ रहा है वो सस्ता नहीं होता। आजकल बहुत सारी कंपनीज हाई वैल्यूएशन भी चार्ज करने की कोशिश करती है। ज़्यादातर वो कंपनीज जो बहुत पॉपुलर हैं उन कंपनीज़ के अंदर प्रॉफिट अर्न करना मुश्किल होता है, बिकॉज वो कंपनीज अपनी ब्रांड वैल्यू का ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ज करने की कोशिश करती है। इसके अलावा एफआईज और म्यूचुअल फंड्स कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पार्टिसिपेशन को भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसे सेक्टर्स जिनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, अगर उन सेक्टर्स की आईपीओ कंपनीज लेके आ रही हैं तो हमें ज़रूर उसमें पैसा लगाना चाहिए। अब हम समझते हैं कुछ रेड फ्लैग्स जिससे हमें बचना चाहिए। जैसे अगर प्रमोटर को ही एग्जिट करने के लिए आईपीओ लाया जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, तो हमें उससे थोड़ा बचना चाहिए, बिकॉज उसमें ग्रोथ पोटेंशियल के लिए पैसा रेज नहीं किया जा रहा है। दूसरा, अगर कंपनीज पिछले कुछ सालों में लॉसेस में हैं या उनके प्रॉफिट्स घट रहे हैं तो हमें बचना चाहिए। एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशंस अगर कोई कंपनी चार्ज कर रही है तो हमें आईपीओ लगाने से बचना चाहिए। कंपनी अगर क्राउडेड है या श्रिंक है या बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी के कारण वैल्यूएशन ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश कर रही है, बचना चाहिए। प्रमोटर में कि अगर पास्ट कुछ लीगल या फ्रॉड हिस्ट्री है तो भी हमें बचना चाहिए। और आईपीओ लिस्टिंग प्रीमियम अगर ऑलरेडी उसकी ग्रे मार्केट में हाइप हो चुका है तो हमें लिस्टिंग्स होते ही उसमें से अपना प्रॉफिट लेके बाहर जाना चाहिए। सो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो हमें समझने चाहिए। अब मैं आपको एक स्क्रीन पे एक ऐसा वेबसाइट दिखा रहा हूँ जिसका नाम है www.chittorgarh.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको आईपीओज़ की सारी जानकारी, जो भी रीसेंट आईपीओज़ आ रहे हैं, कब वो ओपन होने वाले हैं, उन कंपनीज़ की बेसिक डिटेल्स जो आपको एनालिसिस करने के लिए चाहिए, वो सब आपको मिलेगा इस वर्कआउट में। घबराइए नहीं, आईपीओज़ हो या ईटीएफ हो, इन सभी के ऊपर हमने और स्पेशलाइज कोर्सेज बना रखे हैं, फ्री कोर्सेज बना रखे हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हो हमारे ऐप के ऊपर जिसका नाम है स्किल इन्वेस्ट। अगर आप ऐप डाउनलोड करके हमारे फ्री कोर्सेज एक्सेस करते हैं तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज आप एक ही जगह पे, एक ही मार्केट प्लेस पे आप सारे इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। अब हम जल्दी से एक डिफरेंस कंपैरिजन समझना चाहते हैं इक्विटी, ईटीएफ और आईपीओ के बीच में। सो सबसे पहले आप क्या बाई करेंगे इक्विटी शेयर्स में? एक शेयर के भी आप बाई कर सकते हैं, आप एक यूनिट ईटीएफ की भी ले सकते हैं, बट आईपीओ जो पहली बार कंपनी अगर शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक में, हम उसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज में परचेज किया जाता है, ईटीएफ ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स के बास्केट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, और आईपीओ सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ही फर्स्ट टाइम जो कंपनी इशू कर रही है शेयर्स, उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट्स में। इक्विटी शेयर्स और ईटीएफ प्राइस सेकेंडरी मार्केट्स में मिलेंगे, आईपीओ जनरली प्राइमरी मार्केट्स में मिलेंगे। रिस्क लेवल की बात की जाए तो इक्विटी शेयर्स और आईपीओज में मीडियम रिस्क रहता है, ईटीएफ में जनरली लो रिस्क रहता है, बिकॉज वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इक्विटी शेयर्स और ईटीएफ में एक शेयर या एक यूनिट भी ली जा सकती है, बट आईपीओ में कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट या एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन में आपको लगाना होता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम जो एप्लीकेशन होती है वो 14 से 15 हज़ार रुपये के बीच में होती है। रिसर्च की अगर बात की जाए तो रिसर्च इक्विटी शेयर्स और आईपीओज में ज़रूरत पड़ता है, बट ईटीएफ में आपको रिसर्च की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसे बाई करेंगे? इक्विटी शेयर स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू, ईटीएफ और आईपीओज भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही आपको बाई करना पड़ेगा। कहाँ पे आप सेल कर सकते हैं?
इक्विटी शेयर्स, ETF या IPOs, ये तीनों ही एक्सचेंजेस के अंदर ही बाई सेल हो सकता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात किया जाए तो इक्विटी शेयर्स में पोटेंशियली ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं, ETF जनरली एक एवरेज रिटर्न्स देते हैं, और IPOs लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स भी आपको दे सकते हैं। इक्विटी शेयर्स सूटेबल होते हैं इन्फॉर्म्ड एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए, IPOs रिसर्च ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स के लिए बने हुए हैं, और ETF एक पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है, जिनको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी वो लोग ETF में जा सकते हैं। अगर टैक्सेशन की बात करें तो तीनों ही तरह के इक्विटी शेयर या ETF या IPOs, इन तीनों में ही जो टैक्सेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, ऑलमोस्ट एक जैसा ही वर्कआउट करता है, बिकॉज ये तीनों ही अल्टीमेटली इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसके लिए बेस्ट होगा। अगर आप बिगनर हैं, आपने जस्ट मार्केट को भी स्टार्ट ही किया है, तो आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट होगा ETF या इंडेक्स फंड्स। आप सिप भी चालू कर सकते हैं। IPOs या डायरेक्ट स्टॉक्स में आपको इनिशियली जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी आपके पास उतना रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है वर्कआउट करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी एक अच्छी नॉलेज रखते हैं, आपको सारा बेसिक नॉलेज पता है, आपने हमारे फ्री कोर्सेज एक्सेस किए हुए हैं, तो आप सेकंड कैटेगरी में चले जाते हैं, लर्निंग इन्वेस्टर्स। 6 मंथ्स टू 2 इयर्स के लिए आप ETF में इन्वेस्ट करिए, और 2, 3, 4, 5 जो अच्छे लॉन्ग टर्म लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, आप उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि 80% पैसा ETF में, 20% पैसा कुछ बड़े स्टॉक्स के अंदर आप डाल सकते हैं। IPO, स्मॉल कैप या डेरिवेटिव जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से अभी हमें बचना चाहिए। अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, आप इन्फॉर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी शेयर्स और IPOs में भी जा सकते हैं। और अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं, आपको रिसर्च करना पसंद है, आप मार्केट्स में हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स के लिए जा सकते हैं, तो आपको इक्विटी या डेरिवेटिव्स के अंदर भी आप अपना एक्सपोजर क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको ये पूरा मॉड्यूल समझने के बाद में ये समझ में आया होगा कि आपको अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। अब हम फाइनल रिकैप लेते हैं। आज हमने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से 3-4 चीज़ें समझने की कोशिश की। पहला, इक्विटी शेयर्स, दूसरा ETF, तीसरा IPOs, चौथा हमने ये समझा कि IPOs में कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमें एक्सेप्ट करने चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए एक IPO के अंदर। आज का होमवर्क आपको ज़ीरोधा का जो मैंने आपको चित्तौड़गढ़.com का जो एक वेबसाइट दिया है उसको चेक करिए, उसमें IPOs को चेक करिए। दूसरा, एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके या ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके जितने भी ETFs अवेलेबल है मार्केट में, उनको समझने की कोशिश करिए, उन्होंने कैसे रिटर्न्स दिए पिछले कुछ समय में, वो देखने की कोशिश करिए। कोई कंपनी आपसे हाई वैल्यूएशन चार्ज कर रही है कि नहीं कर रही है, वो आप PE से भी चेक कर सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो से भी। और अब जो आने वाले IPOs हैं, आप उसका भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या चित्तौड़गढ़.com वाली वेबसाइट पे जाके उस IPO के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। IPOs को आगे जाके भी हम IPO एनालिसिस, हमारा एक फ्री कोर्स है, उसको भी आप जाके बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। ETF के ऊपर भी हमारा एक फ्री कोर्स है जो आप हमारी ऐप के ऊपर, स्किल इन्वेस्ट ऐप के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मॉड्यूल हम डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल नंबर 5। मिस मत करिएगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको इक्विटी, ETF सबका जानकारी हो गया है। अब हम ये जानेंगे कि हाउ यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। ओके, थैंक यू, नमस्कार, हैप्पी नाइस डे।